जनवरी 2014 की सर्दियां भाजपा नेता अरुण जेटली अपने निवास पर सालाना भोज का इंतजाम करते हैं। एक महीने पहले ही दिसंबर 2013 में भाजपा को 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत मिल चुकी थी। For Modi is a factor. Modi is a very big factor because people have seen what he has done. पूरी पार्टी पूरे जोश पर नरेंद्र मोदी का पीएम बनना लगभग तय होता जा रहा था। Narendra Modi emerges as most popular candidate for Prime Minister. लेकिन इन सब में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र थे नरेंद्र मोदी के साथी अमित शाह। लखनऊ से लौटे अमित शाह से एक एक शब्द सुनने के लिए पत्रकार उन्हें घेरे हुए थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी का मिजाज क्या होने जा रहा है। बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह आज पहली बार लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में अमित शाह का जबरदस्त स्वागत किया गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के पीक पर थे। तब भी अमित शाह को एक तीसरे आदमी की चर्चा से चिढ़ मच रही थी। उस आदमी का नाम था अरविंद केजरीवाल। जेटली के सालाना भोज में अमित शाह ने पत्रकारों से कहा कि आप मीडिया वालों को तो केजरीवाल के प्रभाव में आ गए हो। आपको लगता है कि सिर्फ वही अकेला राजनीतिक है। मोदी लहर के बीच दिल्ली विधानसभा में मोदी की हार अमित शाह की आंखों में चुभ रही थी। झाड़ू चल गई व्यवस्था पर पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए। अंजाम ये हुआ कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता के मुहाने पर खड़ी रह गई और शीला का सफाया हो गया। पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब का ये किस्सा बताता है कि अपनी लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर बैठकर भी नरेंद्र मोदी को केजरीवाल से कंपटीशन महसूस हो रहा था। अगले सालों में ये इनसिक्योरिटी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 4 शीर्ष नेताओं को भाजपा द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। High drama in the national capital as the Enforcement Directorate arrested Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh after conducting raids on Wednesday at his residence. हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सोमवार की शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी 5 साल पुराने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल तक को जेल में डाल दिया जाता है। Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. 12 member team is currently inside. वैसे में एक सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को अपने लिए खतरा क्यों मानते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी समूची आप पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं? वहीं दूसरी तरफ क्यों केजरीवाल समर्थक कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है? कैसे अरविंद केजरीवाल ने मोदी की ही टेक्निक से मोदी के ही गुजरात में मोदी को हराने का काम किया? आखिर मोदी को केजरीवाल से डर क्यों लगता रहा है? जानेंगे आज के नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 2011 के अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने 24 नवंबर 2012 के दिन अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली और नाम रखा आम आदमी पार्टी। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण से लेकर पत्रकार आशुतोष आम आदमी पार्टी के हिस्सा बन जाते हैं। केजरीवाल ने गांधी टोपी की तरह आप पार्टी की एक सफेद टोपी को अपनी पार्टी की पहचान बनाया। फिलहाल आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल कुछ इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। पार्टी बनाते ही केजरीवाल ने बिजली बिल जैसे मुद्दे को छुआ। हम सब लोगों को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने अपने इलाके की, अपनी अपनी कॉलोनी की, कि हम एक एक घर के अंदर जाएंगे और वहां पे उनको बिजली का बिल ना देने के लिए कहेंगे। तैयार हो? और अक्टूबर 2012 में केजरीवाल ने बिजली बिल के खिलाफ धरने के लिए रविवार का दिन चुना, जिस दिन आमतौर पर अन्य खबरें कम होती हैं। बिजली बिल के खिलाफ भीड़ इकट्ठा होने लगती है और केजरीवाल ने लोगों से उनके घर के बिजली के बिल जलाने के लिए आह्वान किया और देखते ही देखते केजरीवाल बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं। केजरीवाल के मूड को देखकर पुलिस ने भी सख्ती बल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पानी की बौछारें मारनी शुरू कर दी। लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था। केजरीवाल की तस्वीरें कैमरों में कैद हो चुकी थी। टीवी में
ब्रेकिंग न्यूज चल चुकी थी। केजरीवाल ने अपने कैंपेन के लिए ऑटो रिक्शा चालकों की मदद ली। अब हर ऑटो पर केजरीवाल की तस्वीरें दिखने लगती हैं। केजरीवाल ने जल्द ही बिजली की तरह पानी के बिल को भी मुद्दा बनाया। जून 2013 में केजरीवाल ने 10 लाख नागरिकों के पानी के बिल इकट्ठा करके तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को सौंपे। बिजली पानी ऐसे 2 मुद्दे थे जिनकी वजह से दिल्ली के मिडिल क्लास और गरीबों की जेब का बड़ा हिस्सा इन पर चला जाता था। आदमी की पीड़ा, गरीब लोगों का 15-15 हजार रुपए का बिल आ रहा है। ये साफ जाहिर हो गया है और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन शीला दीक्षित के और बिजली कंपनियों का एजेंट बन गया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का मकसद कुछ न कुछ ऐसा करने का रहता कि वे हेडलाइन में बने रहते। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वे सीधे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सामने ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कल आवेदन पत्र दूंगा 100 साइन कराने के बाद। अधिकतर लोगों को लग रहा था कि ये सब हवाबाजी है। आम आदमी पार्टी को हेडलाइन तो मिलेंगी लेकिन वोट शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जब 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए तो केजरीवाल की पार्टी को 70 सीटों में से 28 सीटें मिलती हैं। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये इस देश के लोगों की जीत है। और इस देश के लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी और कांग्रेस और ये पार्टी वाले नहीं सुधरे तो ये जनता इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी और इन लोगों को अब सुधरना पड़ेगा। अब जनता खड़ी हो गई है। किसी को यकीन नहीं था कि एक पार्टी जो कुछ ही दिन पहले बनी है, जिसके पास न धन है, न संगठन है, न पुराने कार्यकर्ता थे, वो पहली बार में ही इतनी सीट आ जाएगी। तो जब अरविंद जी आते हैं तो आप इसमें फूल बरसाने लगते हैं? नहीं बरसाते हैं, लोग बरसाते हैं, हम नहीं बरसाते। मैंने लोगों को देते हैं बरसाने के लिए। और गाना क्या गाते हैं? बाहरों फूल बरसाओ मेरा अरविंद आया है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। इस चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिलती हैं, वहीं भाजपा को 32 सीटें मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में स्पष्ट बहुमत पाने के बाद भी नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ के घोड़े को 2 साल पहले ही आए हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोक दिया। भाजपा दिल्ली में सरकार बनाते बनाते रह गई और कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सरकार बनाने के लिए हाथ रखते हैं, वो लोग अपना हाथ उठाएंगे। ये पहली हार थी जो अरविंद केजरीवाल ने मोदी के चरमोत्कर्ष के वक्त उन्हें चखाई। जो लोग मोदी को पसंद करते रहे थे, इत्तेफाक से वे अरविंद केजरीवाल को भी पसंद कर रहे थे। मोदी की तरह ही केजरीवाल भी हेडलाइन और इवेंट मैनेजमेंट जानते थे। इसलिए केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान को चुना। यहाँ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर एक जोरदार भाषण दिया। ये वो वक्त था जब मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, लेकिन केजरीवाल ने मोदी को भी हेडलाइनों और सुर्खियों से गायब कर दिया। सरकार बनाते ही केजरीवाल ने 3 दिन के भीतर ही मुफ्त पानी का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने दिल्ली में जनता दरबार लगाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ये सब कुछ इतने जल्दी हो रहा था कि केजरीवाल ने कुछ बेसिक चीजें ऐसी की जिन्होंने उनकी इमेज को कमजोर किया। जैसे केजरीवाल दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारियों के निलंबन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के घर के पास ही धरने पर बैठ जाते हैं। कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर पे चले जाइए क्योंकि ये कोई जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, आप जंतर मंतर पे चलिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? शिंदे है कि मैं हूँ? वो कौन है डिसाइड करने वाला? मैं जंतर मंतर पे बैठूंगा, यहाँ बैठूंगा। दरअसल दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ की पुलिस राज्य सरकार के अंडर नहीं आती बल्कि केंद्र सरकार के अंदर आती है। जब गणतंत्र दिवस के कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल राजपथ के पास 32 घंटे तक धरने पर बैठे रहते हैं तो इससे उनकी इमेज एक अराजकतावादी नेता की बन गई, जो बात बेबात सिर्फ हंगामा चाहता है, हेडलाइंस चाहता है। Sleep so coolly when there is so much of पूरे दिल्ली के अंदर आग लगी हुई है। दिल्ली के अंदर सारे एसएचओ पैसा खा रहे हैं। दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और शिंदे साहब अपने घर में मजे से सोते हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के अपनी ही पुलिस के आगे धरने की इन तस्वीरों ने उन्हें राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व दिखाने का काम किया।
अब टीवी चैनल भी केजरीवाल के घड़ी घड़ी नाटक से तंग आ गए और उल्टा केजरीवाल को ही टारगेट करने लगे। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ आप जो है एनआरकी फैला रहे हैं। हाँ मैं तो कह ही रहा हूँ एनआरकी फैला रहा हूँ। शिंदे साहब का बड़ा अच्छा चल रहा था, हमने रायता फैला दिया आके। शिंदे साहब का खा रहे थे अच्छा खासा पैसा, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले सारी एनआरकी फैला दी हमने। बीजेपी में सारी एनआरकी फैला दी, कांग्रेस में बिल्कुल एनआरकिस्ट है, सबसे बड़ा एनआरकिस्ट हूँ मैं इस देश का। हालांकि केजरीवाल इसके पीछे मोदी को मानते थे कि मीडिया केजरीवाल को न दिखाए, इसलिए मोदी ने मीडिया को मैनेज किया है। यहाँ पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी एक किताब में लिखते हैं कि पत्रकार के दृष्टिकोण से केजरीवाल के पहले कार्यकाल के 49 दिन के शासन को अराजकता वाला दौर कहा जा सकता है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी के कुछ सदस्यों के द्वारा न्यूज ब्रेक के बगैर गुजरा हो। भले ही ये अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इन 49 दिनों में पूरे देश में केजरीवाल ही छाए रहे, जिससे नरेंद्र मोदी को भी दिक्कत हुई। राजदीप आगे कहते हैं कि एक रविवार को ऐसा लगा कि मोदी धैर्य खो चुके हैं, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल्ली मीडिया को केजरीवाल के आगे कुछ दिखता है या नहीं, बाकी चीफ मिनिस्टर्स को तुम दिखाते ही नहीं और केजरीवाल को तुमने नेशनल लीडर बना दिया। मोदी की इस खींच से समझा जा सकता है कि केजरीवाल ने लोकप्रियता को अपनी तरफ खींच मोदी की नाक में दम कर दिया था। लेकिन यहाँ केजरीवाल ने एक बड़ी राजनीतिक गलती की और वो गलती थी अंबानी पर, यानी मुकेश अंबानी पर सीधा हमला करना। 11 फरवरी 2014 के दिन केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मुकेश अंबानी पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर गलत तरीके से प्राकृतिक गैसों के दाम बढ़ाए हैं। मिस्टर TSR सुब्रमण्यम, who is the former cabinet secretary of India. दूसरे हैं मिस्टर ES शर्मा, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तीसरे हैं एडमिरल ताहिलियानी, जो फॉर्मर नेवी चीफ हैं। और चौथी हैं कामिनी जायसवाल। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि केंद्र सरकार के निर्णय से रिलायंस कंपनी को 54,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचने वाला है। 54,000 करोड़ रुपए प्रति एनम रिलायंस को फायदा होगा और देश को घाटा होगा। इस पर रिलायंस कंपनी ने केजरीवाल के बयानों को टीवी पर चलाने वाले न्यूज चैनलों को लीगल नोटिस भेज दिया। अब टीवी चैनलों ने केजरीवाल द्वारा की जा रही व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर सावधानी शुरू कर दी। धीरे धीरे मीडिया ने केजरीवाल को कवरेज देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जैसा उम्मीदवार था, जो गुजरात में सीएम रहते हुए अपने कारोबारी मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता था। वहीं राहुल गांधी की तरफ से भी उद्योगपतियों, खासकर अडानी पर टिप्पणियां की जा रही थी। अडवाणी को निकाल दिया, अडानी को अंदर ले आए। कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी, बड़े बिजनेसमैन हैं, गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सबका सब पकड़ा दिया। इस प्रकार से ये काम करते हैं। यही कारण है कि 2014 के चुनावों में विपक्षी दल होते हुए भी भाजपा को कांग्रेस से 4 गुना चुनावी फंडिंग हुई। अपने पहले कार्यकाल के दौरान केजरीवाल जन लोकपाल बिल लाने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस बिल को कांग्रेस और भाजपा का समर्थन नहीं मिला। देश इस बात को भी देखेगा कि बीजेपी और कांग्रेस और कुछ और लोग क्यों भ्रष्टाचारियों और बेईमानों को बचाने के लिए आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री और उसकी ईमानदार पहल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश को देखना चाहिए। इस कारण 14 फरवरी 2014 के दिन केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। केजरीवाल के इस निर्णय को कुछ लोगों के द्वारा आप पार्टी में आला कमान कल्चर की एंट्री की तरह भी देखा गया, क्योंकि जब केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से पहली बार सरकार बनाई तो उन्होंने जनता से पूछा, लेकिन जब इस्तीफे की बात आई तो अकेले ही इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है
कुछ लोग केजरीवाल के इस फैसले को ऐसे भी देखते हैं कि उस वक्त 2014 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे और दिल्ली की जीत ने केजरीवाल को अति उत्साहित कर दिया था। वे अब नरेंद्र मोदी के मुकाबले खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के रूप में पेश करना चाहते थे। आम लोगों में केजरीवाल की इमेज एक उतावले नेता की बनी। इस कारण उनकी लोकप्रियता में भी गिरावट आने लगी। इधर केजरीवाल से लोगों का ध्यान कुछ कम होता है तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ने लगती है। 11 जनवरी 2014 के दिन अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकसभा की 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब केजरीवाल का फोकस धीरे धीरे कांग्रेस से हटकर नरेंद्र मोदी पर आ जाता है। उस वक्त चारों ओर नरेंद्र मोदी और गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, इसलिए मार्च 2014 में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए 4 दिन के गुजरात दौरे का ऐलान कर दिया। ये नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला था। केजरीवाल के पीछे पीछे ही मीडिया भी गुजरात पहुंच जाता है। अहमदाबाद से मैं खड़ी हूं इस वक्त एयरपोर्ट के सामने। इसी एयरपोर्ट पर आज आने वाला है एक ऐसा शख्स जिसके इर्द गिर्द हो सकता है जो सुहानी और ठंडी सी सुबह यहां पर है वो मौसम जरा गर्मा जाए। जी हां, अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं आज अहमदाबाद। केजरीवाल ने मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी जी मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें भी भेज दी मेरे पास। मोदी जी अगर मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनके हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीतने के बाद मुकेश अंबानी जाएगा उनके पास, कहेगा मोदी जी हेलीकॉप्टर दिया था चुनाव के टाइम में, अब ये $8 नहीं $16 करो गैस के दाम। मोदी जी को तो करने पड़ेंगे। ये एकदम वही तरीका था जैसे केजरीवाल ने शीला दीक्षित के मामले में किया था। केजरीवाल चूंकि एकदम नए थे, इसलिए मोदी उन पर कांग्रेस की तरह ये आरोप नहीं लगा सकते थे कि वे 60 साल से शासन कर रहे हैं। मोदी देश की गरीबी के लिए भी केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे। उस समय भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन मोदी केजरीवाल पर यह भी आरोप नहीं लगा सकते थे कि वे भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में बेहद कम समय के लिए ही शासन किया था। और ये भी सच है कि कम से कम उन 49 दिनों में दिल्ली में अधिकारी डरे हुए थे, इसलिए कोई भी करप्शन करके अपने लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए केजरीवाल की छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो करप्शन के लिए लड़ने वाला एक लड़ाका है। केजरीवाल ने दिल्ली की आम जनता को खुले मंचों से कहा कि अगर कोई घूस मांगे तो उसका स्टिंग ऑपरेशन करो। ऊपर से केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन यानी अन्ना आंदोलन से निकले थे। वे खुद लंबे समय से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहे थे। इसलिए जहां मोदी के लिए कांग्रेस एक बेहद सॉफ्ट टारगेट थी, वहीं केजरीवाल पर किसी भी तरह के आरोप लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उल्टा केजरीवाल के लिए कांग्रेस की तरह ही मोदी को टारगेट करना इजी था। इसके कई कारण थे। एक तो मोदी गुजरात में 14 साल से शासन कर रहे थे, दूसरी भाजपा भी केंद्र की सरकार में रह चुकी थी, और तीसरी बात कि अडानी और अंबानी 2 ऐसे प्रमुख उद्योगपति थे जो मोदी के करीबी थे। इसलिए केजरीवाल के लिए ये आसान था कि वे मोदी पर अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप लगा सके। इसलिए गुजरात मॉडल की स्टडी के बहाने ही मोदी की पोल पट्टी खोलने के लिए केजरीवाल बीच चुनावी अभियान में 4 दिन के गुजरात दौरे पर निकल जाते हैं। These developmental model, Arvind Kejriwal had earlier said that he wanted to see for himself if development had indeed taken place. लेकिन 5 मार्च 2014 के दिन यानी केजरीवाल के गुजरात दौरे के पहले के दिन ही गुजरात में केजरीवाल की कार पर हमला कर दिया जाता है। हड़बड़ाहट में गुजरात पुलिस के द्वारा गुजरात राज्य के पाटन जिले में अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया जाता है। केजरीवाल ने बयान दिया कि उन्हें भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के इशारों पर परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल की कार पर हुए इस हमले ने केजरीवाल को मोदी के सामने और 1 नंबर ज्यादा दे दिया। केजरीवाल ने गुजरात मॉडल की पोल खोलने के लिए अपने गुजराती दौरे के दौरान कहा कि गुजरात के सो कॉल्ड विकास ने सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को ही फायदा पहुंचाया है। केजरीवाल ने मोदी पर सीधे आरोप लगाया कि मोदी ने अपने मित्र अडानी को पोर्ट बनाने के लिए 2-2 रुपए एकड़ में जमीन बेची है। केजरीवाल के गुजरात दौरे को जमकर मीडिया कवरेज मिलती है। दिल्ली आने के बाद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी। ये घोषणा थी कि खुद अरविंद केजरीवाल बनारस से चुनाव लड़ेंगे,
जहां से मोदी चुनाव लड़ने जा रहे थे। यानी अब 2014 के लोकसभा चुनाव में बनारस सीट सबसे हॉट टॉपिक बनने जा रही थी। ये बहस बहुत दिलचस्प है। क्या मोदी को हरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का जो हश्र किया था, क्या लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे? लेकिन केजरीवाल ने एक बयान दिया कि मैं मोदी को हराने के लिए बनारस आया हूं। केजरीवाल के इस बयान को बनारस के हिंदूवादियों ने हिंदू धर्म के नेता के ऊपर एक अटैक की तरह देखा। इस वक्त तक मोदी नव हिंदू राष्ट्र के भावी सम्राट की तरह स्थापित हो चुके थे। बनारस में हुए इस भीषण चुनावी युद्ध में केजरीवाल की बुरी तरह हार होती है। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 वोटों से हरा दिया। यहां नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,000 वोट मिले तो दूसरे स्थान पर रहे केजरीवाल को 2,09,000 वोट मिलते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की इस हार के बाद भी उन्हें एक नया बैटल ग्राउंड मिल चुका था और वो बैटल ग्राउंड था पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 13 सीटों में से 4 सीटें मिल जाती हैं। मोदी लहर में भी पंजाब ने मोदी को मात्र 2 सीटें दी और केजरीवाल को 4 लोकसभा सीटें दी। पंजाब में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल से लेकर भाजपा सबका वोटिंग शेयर गिरता है, लेकिन केजरीवाल को 24% वोट शेयरिंग आया। एक तरह से कांग्रेस के जिस जगह को भाजपा बढ़ सकती थी उसे केजरीवाल ने बढ़ दिया। फरवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के ऐलान भी हो जाते हैं। केजरीवाल ने भी मोदी की तरह ही दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना दिल्ली वासियों को दिखाया। इस चुनाव में आप पार्टी ने स्लोगन लगाया 5 साल केजरीवाल। भारत माता की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा प्रधान बदल डाला, दिल्ली में बदन दबाकर पूरा हिंदुस्तान बदल डाला। इधर जनवरी 2015 में नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अभिनंदन रैली करके भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है भाई। भाजपा के अरुण जेटली को दिल्ली भाजपा के चुनावी कैंपेन को लीड करने की जिम्मेदारी दी जाती है। भाजपा ने अपने 11 केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री छोटे से राज्य में यानी दिल्ली में उतार दिए। स्मृति ईरानी से लेकर सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक मोदी ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए बिछा दिए। लेकिन दूसरी तरफ अकेले केजरीवाल जो सादा सी स्वेटर और मफलर में कैंपेन कर रहे थे, फेमस सिंगर विशाल ददलानी ने भी 5 साल केजरीवाल पर एक जबरदस्त गाना बनाया। प्रचार के मामले में भले ही भाजपा के पास दिग्गज नेता थे, लेकिन अब तक दिल्ली में केजरीवाल के पास मेहनती कार्यकर्ताओं का एक कैडर बन चुका था। 10 फरवरी 2015 के दिन जब काउंटिंग हुई तो केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को करारी हार दी और 70 में से 63 सीटें अकेले आप पार्टी को आईं। नरेंद्र मोदी की रैलियों का कोई असर दिल्ली के चुनावों में नहीं पड़ा। भाजपा को 70 में से मात्र 3 सीटें मिली और वहीं 15 साल तक जिस कांग्रेस का दिल्ली में राज था, उस पार्टी की एक भी सीट दिल्ली में नहीं आई। साफ था कि केजरीवाल की तरक्की कांग्रेस पार्टी के वोटों पर हुई है, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। पूरा सच ये था कि जो भाजपा 1 साल पहले 32 सीटें जीतकर दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसको केवल 3 सीटों पर केजरीवाल ने समेट दिया। इसके अलावा कांग्रेस के पतन से भाजपा को जो जगह मिलनी थी, वो जगह केजरीवाल ले गए। 14 फरवरी 2015 के दिन केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर भी पंख फैलाना शुरू कर दिया। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, गोवा तक केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक फील्डिंग बिठानी
शुरू कर दी। 2017 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए तो आप पार्टी को 117 सीटों में से 20 सीटें आईं। वहीं भाजपा जिसे 2012 में 12 सीटें मिली थी वो 3 सीटों पर आकर सिमट जाती है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच जाती है। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी श्रोमणी अकाली दल 68 सीटों से लुढ़ककर 50 सीटों पर सिमट जाती है। कुल मिलाकर पंजाब में आप पार्टी ने भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सीटों को खाया। लेकिन 5 साल बाद 2022 में जब पंजाब में फिर से चुनाव होते हैं तो केजरीवाल की पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही सफाया कर दिया। इस चुनाव में आप पार्टी को पंजाब की कुल 117 सीटों में से 92 सीटें आईं। वहीं भाजपा को मात्र 2 सीटें मिली। इस तरह दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार बन जाती है। साल 2017 में जहां एक तरफ आप पार्टी पंजाब में पैर पसार रही थी तो गोवा विधानसभा चुनावों के लिए भी केजरीवाल ने युद्ध स्तर पर प्रचार छेड़ दिया। केजरीवाल की एंट्री ने पूरे गोवा को आम आदमी पार्टी में कर दिया। देश भर में और स्पेशली गोवा में ये देख चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। एक बार को तो लगा कि आप पार्टी यहाँ कुछ उलटफेर कर सकती है। गोवा में भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस विपक्ष में थी। गोवा में कुल 11 लाख वोटर्स करीब थे, लेकिन पहली बार में ही आप पार्टी को कुल वोटों का करीब 6.3% वोट मिल गया। इस तरह आप पार्टी गोवा में कांग्रेस, भाजपा और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के बाद चौथी पार्टी बन गई। इस चुनाव ने ये बता दिया कि पंजाब दिल्ली की तरह ही एक दिन गोवा पर भी फतेह पाना आप पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं होगी। जब 5 साल बाद साल 2022 में गोवा में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो आप पार्टी का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा और बढ़कर 6.8% हो गया। लेकिन इस बार आप पार्टी ने 2 सीटें हासिल कर ली। लेकिन गोवा चुनाव से ज़्यादा केजरीवाल ने मोदी को सबसे ज़्यादा चैलेंज गुजरात राज्य में दिया। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की एंट्री ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन गुजरात राज्य थोड़ा अलग राज्य था। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला एंगल केजरीवाल की मुश्किलें पैदा कर सकता था। लेकिन गुजरात चुनाव अभियान से एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें छापने की मांग कर डाली। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। केजरीवाल ने ऐसा पासा फेंका कि भाजपा इसका विरोध भी नहीं कर सकती थी और समर्थन इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि ये मांग केजरीवाल ने उठाई थी। सबसे बड़ी बात कि इस मांग के बाद भाजपा के लिए गुजरात में ये प्रचारित करना मुश्किल था कि केजरीवाल एंटी हिंदू हैं या प्रो मुस्लिम हैं। जहां कांग्रेस, सपा, राजद या टीएमसी जैसी अन्य विपक्षी पार्टियों के मामले में भाजपा अपना विशेष हिंदू कार्ड खेल लेती थी, वहीं केजरीवाल के मामले में भाजपा ऐसा नहीं कर पाई। जितना हिंदू दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी करते, हर बार केजरीवाल उनसे एक कदम आगे चले जाते। जैसे साल 2020 में दीपावली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अक्षरधाम में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की रेप्लिका बनाई थी। वहीं पर अपने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन भी किया। जिस वक्त अन्य विपक्षी पार्टियां एनआरसी सीए मुद्दे पर भाजपा का विरोध कर रही थीं और भाजपा के द्वारा उन्हें प्रो मुस्लिम एंड एंटी हिंदू साबित किया जा रहा था, उस दौरान भी फरवरी 2020 में एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब ऐसे लचीले नेता को एंटी हिंदू साबित करना मोदी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। खूब कोशिशों के बाद भी भाजपा का प्रचार तंत्र अरविंद केजरीवाल को प्रो मुस्लिम वाली कैटेगरी में नहीं डाल सका, जैसा उसने अन्य पार्टियों के मामले में किया। इसी वक्त हुए दिल्ली विधानसभा के चुनावों में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल 70 में से 62 सीटें लाने में सफल रहे। सब कर दिया आप लोगों ने।
इसका कारण ये था कि जिस तरह मोदी अपनी योजनाओं को यानी उनके लाभार्थियों को अपनी वोट बैंक में बदलने में सफल रहते हैं, वैसे ही केजरीवाल ने अपनी स्कीमों से दिल्ली की जिस जनता को लाभ पहुंचाया, उनकी वोट लेने में भी वे सफल रहे। भाजपा अरविंद केजरीवाल को हिंदू मुस्लिम मुद्दे लाकर किनारे नहीं लगा सकती थी। इस तरह यूपी चुनाव अभियान के दौरान भी अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे और दीपावली के मौके पर भी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाने का वायदा किया। ऐसे ही 2021 में जब गोवा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने वहां के हिंदुओं को भी मुफ्त में अयोध्या ले जाने की बात कही। ऐसा कोई चुनाव अभियान नहीं रहा जिसमें अरविंद केजरीवाल ने चुनाव अभियान के शुरू होने से पहले ही खुद को हिंदू साबित करने के लिए पहले ही तिकड़ में न लगा दी हों। 2022 में गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। गुजरात के ही दाहोद जिले में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो वह भगवान राम के दर्शन के इच्छुक लोगों की अयोध्या यात्रा का पूरा खर्च वहन करेगी। विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता केजरीवाल की तरह वैचारिक रूप से इतना लचकदार नहीं है। ऐसे बयानों के बाद अरविंद केजरीवाल को हिंदू यानी एंटी हिंदू साबित करना भाजपा के लिए आसान नहीं था। जब 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा ने हिंदू वोटरों को लुभाने की चाल चली और पूरे विपक्ष को एंटी हिंदू एंटी राम मंदिर साबित करने की पूरी कोशिश की, तब भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सुंदरकांड करके भाजपा की इस चाल का शिकार होने से खुद को बचा लिया। इसलिए भाजपा के सामान्य वोटरों या आम हिंदू वोटरों को भाजपा से अपनी तरफ खींचने में अरविंद केजरीवाल को वो दिक्कतें नहीं आती जो अन्य पार्टियों को आती हैं। यही कारण है कि मोदी केजरीवाल को अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखते रहे। जहां केजरीवाल ने कांग्रेस के स्पेस को खाया, वहीं भाजपा के स्पेस को खाने के लिए भी जिस पाचन तंत्र की जरूरत होती है, वो पाचन तंत्र भी बीते सालों में केजरीवाल ने डेवलप कर लिया था। लेकिन यहाँ ये दिक्कत आ रही थी कि खुद को प्रो हिंदू दिखाते दिखाते अरविंद केजरीवाल मुस्लिमों के मामले में एकदम तटस्थ हो गए, या कहें कि मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलने के बजाय केजरीवाल ने एकदम आंखें ही मूंद ली। अब जब सीए एनआरसी को लेकर देश में आंदोलन हो रहे थे, तब जबकि दिल्ली इन आंदोलनों का केंद्र था, तब जब सभी विपक्षी पार्टियां इस कानून के खिलाफ थीं, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ना तो इन प्रदर्शनों में शामिल हुए और ना ही कोई टिप्पणी की। जब 2020 में दिल्ली दंगे हुए, तब भी अरविंद केजरीवाल ने चुप रहना चुना। केजरीवाल के इस टैक्टिक पर बीबीसी को बयान देते हुए एक सीनियर पत्रकार राकेश दीक्षित कहते हैं कि केजरीवाल ने मुसलमानों को हट किए बिना ही रूढ़िवाद की नीति अपनाई हुई है। वह सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का दिखावा करने में शर्माते नहीं हैं। 2020 में अपनी चुनावी जीत के बाद भी उन्होंने एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। वह अक्सर सभी धर्मों के लिए समानता और सम्मान की बात भी करते हैं, लेकिन अब आप पार्टी भी अन्य किसी पार्टियों की तरह ही राजनीतिक जरूरत के हिसाब से चलने वाली पार्टी रह गई है और उन्हें ये एहसास हो चुका है कि आने वाले वक्त में भी हिंदू नेशनलिज्म यानी हिंदू राष्ट्रवाद एक डोमिनेंट सेंटीमेंट रहने वाला है। इसलिए उनके लिए अब मुसलमान उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए। राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से चलते चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक दर्शक भर रह गए। उनकी स्थिति ऐसे मुख्यमंत्री की बन गई जो आपको खुद तो परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई और आपको मारकर भी चला जाए तो भी वो बोलेगा नहीं। अगस्त 2021 में दिल्ली के जंतर मंतर जैसी सबसे सेंसिटिव जगह पर भी जब कुछ हिंदूवादी अतिवादियों ने मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार जैसे नारे लगाए, तब भी दिल्ली के सीएम होने के नाते केजरीवाल ने एक ट्वीट तक नहीं किया। हालांकि साल 2024 के मार्च महीने में जब
सीएए कानून लागू किया गया तब केजरीवाल ने सीएए कानून के खिलाफ बयान दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। केजरीवाल के इस बयान को भाजपा ने एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम साबित करने की पूरी कोशिश की। भाजपा के प्रचार तंत्र के द्वारा ये पूरी कोशिश की जाती रही कि वो केजरीवाल को प्रो मुस्लिम दिखा सके। दिल्ली दंगों के आरोपी आप एमएलए यानी ताहिर हुसैन के बहाने भी भाजपा के द्वारा केजरीवाल पर लगातार हमला किया जाता रहा है। केजरीवाल प्रो मुस्लिम हैं, प्रो हिंदू हैं, एंटी मुस्लिम हैं या एंटी हिंदू हैं, इन आरोपों की सच्चाई और झूठ के इतर ये बात जरूर सच है कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल से थ्रेट जरूर महसूस करते हैं। केजरीवाल की आप पार्टी और भाजपा संघ के संगठन में अभी भी जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन अगर सिर्फ व्यक्तिगत परसेप्शन की बात करें तो केजरीवाल मोदी को हर लेवल पर टक्कर देते हैं, बल्कि कई मामलों में मोदी उनके आगे फीके नजर आते हैं। कारण ये कि मोदी संघ की शाखाओं से निकल कर आए हैं, वहीं केजरीवाल आईआईटी जैसे कॉलेज और आईआरएस जैसी नौकरी को छोड़कर आए हैं, जिनका भारत के सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियो में एक अलग ही चार्म है, जहां मोदी का चार्म हल्का पड़ जाता है। कम्युनिकेशन, भाषणबाजी से लेकर मॉडर्न प्रचार तंत्र और चुनावी टैक्टिक्स हों या जुमले हों, बयानों में चुटकी लेने की बात हो या पॉलिटिकल कलाकारी की बात हो, केजरीवाल मोदी से कहीं भी कम नहीं पड़ते। जिस तरह 2014 चुनावों से पहले ही मोदी अपने गुजरात मॉडल को प्रचारित करने में भी सफल रहे, उसी तरह ही आज केजरीवाल भी अपने दिल्ली मॉडल को प्रचारित करने में पूरी तरह सफल रहे हैं। ये स्कूल वाकई बहुत ही आलीशान स्कूल है, शानदार स्कूल, और शायद पूरे देश में दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री। कम से कम दिल्ली मॉडल प्रचार के स्तर पर उतना ही आकर्षित करता है जितना गुजरात मॉडल। भले ही किसी ने दिल्ली के स्कूल और अस्पताल निजी तौर पर खुद ना देखे हों या देखे हों, लेकिन उसकी जुबान पर इन दो चीज़ों के लिए केजरीवाल की तारीफ जरूर होती है कि केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों को बदल कर रख दिया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल के पास भी सोशल मीडिया का एक ज़बरदस्त नेटवर्क है जो भाजपा को बराबर टक्कर देता है। केजरीवाल के मामले में ये भी नहीं है कि वे किसी पुरानी पार्टी से आते हों। मोदी उन पर परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगा सकते। परिवार आधारित पॉलिटिक्स का जो आरोप लगाकर मोदी अन्य बड़े विपक्षी नेताओं को किनारे लगा देते हैं, वैसे आरोप केजरीवाल पर लगाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उल्टा केजरीवाल उन पर वो सब मुद्दों पर मोदी को घेर लेते हैं जिन मुद्दों पर कभी या आज भी मोदी कांग्रेस को घेर लिया करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाजपा संघ, कांग्रेस, सपा, बसपा और राजद के मुकाबले केजरीवाल पर वैचारिक प्रतिबद्धताओं का बोझ भी नहीं है। वे जब चाहें तब पलटी मार सकते हैं। वे जब चाहें अपने हिसाब से पॉलिटिकल स्टैंड लेने या चुप रहने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी उनकी कोई विशेष विचारधारा नहीं है, इसलिए जिस भी वर्ग का आदमी हो वो खुद को उनसे जोड़ सकता है। और वहीं वैचारिक स्पष्टता की चाह रखने वाले लोगों के लिए केजरीवाल पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। वे कब बोलेंगे और कब चुप रह जाएंगे इसका अंदाजा मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को इसका लाभ ही मिला है। दिल्ली के बाद 2022 में पंजाब में आप पार्टी की जीत और गुजरात चुनाव में मोदी के ही गढ़ को हिलाने के बाद आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है। गुजरात चुनावों से पहले ही केजरीवाल दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल का सपना लेकर गुजरातियों के सामने खड़े थे और देश को भी अपने दिल्ली मॉडल का सपना उसी तरह दिखा रहे थे जिस तरह कभी मोदी अपने गुजरात मॉडल को बेचा करते थे। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। क्या करते थे ये चीज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को आगामी चुनावों को लेकर
चिंता पैदा करती रही है कि आज नहीं तो कल केजरीवाल गुजराती किले में छेद जरूर कर सकते हैं। इसलिए केजरीवाल को सिर्फ उनकी जड़ों में वार करके ही रोका जा सकता था और वे जड़ें आती थीं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों से। जिन केजरीवाल का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों से हुआ, केजरीवाल को उसी मैदान में घेरा गया, क्योंकि दिल्ली मॉडल, सॉफ्ट हिंदुत्व, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वे चीज़ें थीं जो केजरीवाल को मोदी का एक स्ट्रॉन्ग विकल्प बनाती थी। सिर्फ पर्सन टू पर्सन कंपेयर किया जाए तो मोदी केजरीवाल के सामने फीके पड़ते थे। जिस इनसिक्योरिटी की जड़ें 2013 से शुरू होती हैं, जब मोदी पत्रकारों से कहते थे कि तुम्हारे दिल्ली मीडिया को केजरीवाल के आगे कुछ दिखता है या नहीं, बाकी चीफ मिनिस्टर्स को तुम नहीं दिखाते और केजरीवाल को तुमने नेशनल लीडर बना दिया है। बहरहाल मोदी और केजरीवाल के कैरेक्टर पर बनाई ये वीडियो यहीं खत्म होती है।